तो राय उसकी बात सुनने के बाद कहता है जी तुम क्या बकवास कर रही हो कि मैं यहाँ पर तुमसे पहले मर जाऊंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए बचाने के लिए काफी है। हाँ जी बात ठीक है कि मेरी बॉडी के अंदर से जो हार्मोन निकलता है वो यहाँ पर तुम्हारी डिजीज को सप्रेस करता है, लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट डिजीज का क्योर तो नहीं है, यानी कि एक ना एक दिन तुम यहाँ पर मर जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो स्योंगा उसे कहती है कि इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे 10 मीटर के रेडियस के अंदर रहूंगी तभी तुम यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। अगर मैं यहाँ पर 10 मीटर के रेडियस से बाहर निकल जाती हूँ तो ये सिंड्रोम जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर और ज्यादा फैल जाएगा और तुम वहीं पर उसी जगह पर मर जाओगे। कि तुम्हारे बचने के चांसेस नहीं है कि तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। फिलहाल के लिए तुम्हारी मौत यहाँ पर टल चुकी है, यानी कि मेरे करीब रहने की वजह से तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जी सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा अगर मैं यहाँ पर से दूर चली जाती हूँ या फिर मुझे कोई किडनैप कर लेता है फिर तो तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। राय उसे कहते हैं तो फिर इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी पूंछ बांधकर तुम्हारे पीछे हमेशा रहूंगा तब मैं ताकि मैं जिंदा रह सकूं। स्योंगा उसे कहते हैं यही तो वजह है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर दोबारा से बर्नआउट शॉक को हटा सके और यहाँ पर दोबारा से आग जला सके ताकि हम इस दुनिया से निकल सके। मेरी मॉम को इस बारे में सब कुछ पता है और इसी के साथ वो लोग एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि वहां पर सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है यही वो रेफ्यूजी कैंप है जिसके बारे में तुम्हें बता रही थी। तो हमारा राइज होता है सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी सी केव होती है। तो वो कहता है इतनी बड़ी केव को यहाँ पर इतनी आसानी से छुपाया गया है, क्या वाकई में यही यहाँ पर एक रिफ्यूजी हाइड आउट है, क्या वाकई में किसी दूसरे को इस बारे में नहीं पता। तो वो लोग वहां पर उस रिफ्यूजी कैंप की तरफ अंदर बढ़ते हैं तो वो उस केव के अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा राइज से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी केव के अंदर कोई होगा भी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर साथ से महसूस होता है जैसे लोग छुपकर उसे देख रहे हैं, तो यहाँ पर वाकई में कुछ लोग छुपे होते हैं और उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। राइज उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर में कोई खतरा नहीं है। तो वो कहती है नहीं यहाँ पर में कोई भी खतरा नहीं है, जब भी यहाँ पर कोई रेफ्यूजी आता है तो ये लोग यहाँ पर इसी तरह छुपकर उन्हें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं ताकि देख सकें कि वो हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। वैसे भी यहाँ पर ये सभी लोग प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करते हैं ताकि कोई हंटर यहाँ पर ना आ जाए या फिर कोई माफिया का बंदा यहाँ पर ना आ जाए। हमें जल्दी से जल्दी जाकर मेयर से मिलना होगा ताकि मेरी यहाँ पर इन सभी लोगों को तुम्हारे बारे में समझा सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है हम लोग जाकर मेयर से मिलते हैं, लेकिन जैसे हम लोग मेयर से मिल लेंगे तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना होगा ताकि हम लोग मिलिट्री कैंप में जाकर उन बच्चों को बचा सके। स्योंगा उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा ना कि पहले चलकर मेयर से मिलते हैं और उसके बाद हमने अपने लोगों के साथ वहां पर जाएंगे और जाकर उन बच्चों को बचा लाएंगे। उसे कहता है लेकिन मैं मिलिट्री का एक हंटर रह चुका हूँ, यानी कि पहले मैं एक माफिया हंटर हुआ करता था और मिलिट्री का साथ देता था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये लोग मेरी बात सुनेंगे। तो स्योंगा उसे कहती है क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है, मैं इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई और साथ ही इतना बड़ा राशन का बैग भी तो हम लोग इसीलिए लेकर आए ताकि इन्हें तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें बस मेरे पर आंखें बंद करके भरोसा करना है। तो वो कहता हाँ ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा करने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारे राय को वहां पर रस्सियों के साथ बांध दिया गया होता है। राय चला चलाकर उसे कह रहा होता है कि तुमने क्या कहा था कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना है, देखो तुम्हारे पर भरोसा करने का यह नतीजा निकला है, इन लोगों ने यहाँ पर मुझे रस्सियों के साथ बांध रखा है। इसी के साथ एक पत्थर उड़ता हुआ उसके सर में लगता है, जैसे वो पत्थर राय के सर में लगता है तो इस बात से स्योंगा भी काफी हैरान होती है कि ये लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, ये तो इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है, तो मैं राय के सर से खून टपक रहा होता है और वो सभी लोग बाले लेकर उसके सामने खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो सभी लोग इसलिए गुस्से में होते हैं क्योंकि ये पहले एक हंटर रह चुका है मिलिट्री की तरफ से और मिलिट्री के लोगों ने उनके लोगों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए उठाया था, इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तो वो लोग दूर दूर से चलाकर कह रहे होते हैं कि हमें इसे मारना होगा, इसको मरना होगा, जबकि हमारी स्योंगा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सभी लोग रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, पहले हमारी बात तो सुन लो। जबकि वो लोग कहते हैं कि नहीं स्योंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इस मिलिट्री के बैस्टर्ड कमीने को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, तुम्हें यहाँ पर इसके सामने खड़े होकर इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। जबकि स्योंगा उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे सच कह रही हूँ कि ये बंदा बिल्कुल अच्छा है और ये एक टेस्ट सब्जेक्ट है, ये हमारा काफी ज्यादा मदद कर सकता है, यानी हमारे काम आ सकता है, हम इसे यहाँ पर मार नहीं सकते। लेकिन वो बंदे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते, वो उसे कहते हैं कि हम इस तरह के एक मिलिट्री बैस्टर्ड को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, ये हमारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकता, इसकी वजह से हमारे बच्चे मरे हैं। मिलिट्री के लोगों ने मेरे बच्चों को उठाकर मेरी आंखों के सामने उनके मुंह में पिल्स डाली थी ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें यहाँ पर छोड़ेंगे। स्योंगा तुमने हमें धोखा दिया है, तुम एक मिलिट्री के कमीने को यहाँ पर लेकर आए हो तो हम तुम्हें भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें ये बात याद नहीं है क्या, हमने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था कि मिलिट्री के लोगों ने हमारे साथ क्या किया, मिलिट्री के लोगों ने हमारे बच्चों को उठा लिया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हमारा राइज होता है वो स्योंगा से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे किसी सेफ जगह के ऊपर लेकर जा रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी जगह मेरे लिए सेफ है। तुझे बात सुनने के बाद बुड्ढा आदमी चलाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ये बात कहने की। तो हमारा राय इसी के साथ उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ, मैं उस
गंदी जगह, उस मिलिट्री जगह से अपने आप को बचा कर आया। मुझे नहीं पता था कि वहां पर वो लोग क्या काम करते हैं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो बुढ़ा आदमी कहता है कि हम तुम्हारी माफी का अचार डालेंगे, हम तुम्हारी माफी नहीं लेना चाहते, हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। और इसी के साथ ही वो अपना बड़ा सा हथौड़ा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सियोंगा उसे रोकने की कोशिश करती है, वो चिल्लाकर उसे कहती है रुक जाओ, लेकिन इसी के साथ ही बुढ़ा आदमी नहीं रुकता और अपना हथौड़ा लेकर जैसे ही वो हमारे राय को मारने लगता है, वहां पर एक और लड़की आकर खड़ी हो जाती है। तो एक छोटी लड़की सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो बुढ़ा आदमी वहीं पर रुक जाता है। तो वो लड़की उसे कहती है तुम इसको नहीं मार सकते। तो राय उस लड़की को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यही वो बच्ची है जिसको बचाने के लिए हमारा मिलिट्री कैंप में वापस जाना चाहता था। तो वो लड़की वहां पर होती है, तो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की लोगों से कहती है कि ये एक अच्छा इंसान है, मुझे मिलिट्री के रेफ्यूजी कैंप में ले जाया गया था और मुझे वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था। मैंने कुछ सोल्जर्स को बातें करते हुए सुना था, वो लोग कह रहे थे कि ये एक बेवकूफ है, ये एक बेवकूफ टेस्ट सब्जेक्ट है जिससे आप लोग यहाँ पर काम लेते हैं और इसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या काम करता है। जबकि इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ पर इसको उस काम की सजा कैसे दे सकते हैं जिसका इस बेचारे को पता ही नहीं। तो वो आदमी से कहता है लेकिन जो भी हो, लेकिन ये है तो मिलिट्री का साथी ही। तो इसी के साथ ही मेयर वहां पर आ जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर इस लड़के को मारने की जरूरत नहीं है। वो आदमी से कहता है लेकिन मेयर हम लोग इसको कैसे छोड़ सकते हैं, मैं अपने बच्चों की मौत को कैसे भूल सकता हूँ। तो मेयर उसे कहता है कि मैं इस गाँव का यानी इस पूरे के पूरे हाइड आउट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इससे बात करने दो। इस लड़के ने यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए काफी सारी सप्लाईज भी लेकर आया, जिसके अंदर मेडिसिन और खाने का सामान है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस खाने के सामान और मेडिसिन को आपस में तकसीम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो वो सभी लोग वहां पर मेडिसिन और खाने के सामान को आपस में जाकर तकसीम करना शुरू कर देते हैं, जबकि राय को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो मेयर जो होते हैं वो राय और उसके साथियों को अपने साथ लेते हैं और उस कैबिन के अंदर आ जाते हैं, अपने कैबिन के अंदर आ जाते हैं। तो हमारा राय उस छोटी लड़की से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम वहां पर से भागी कैसे, तुम बची कैसे। तो मेयर उसे कहता है कि हमने अपने कुछ लोगों को इन बच्चों के पीछे भेजा था, हम ताकि वो यहाँ पर नजर रख सके कि इन बच्चों को कहाँ पर रखा गया है। लेकिन जब हमारी स्काउट टीम वहां पर पहुंची तो मिलिट्री के सभी सोल्जर्स मार चुके थे। उन सभी के मरने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे वहां पर बचे थे। हमारी स्काउट टीम इन बच्चों को वहां से वापस ले आई। तो हमारा राय से बात सुनने के बाद कहता है क्या तुमने क्या कहा कि मिलिट्री कैंप बर्बाद हो गया, सभी लोग मर गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मेयर उसे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वहां पर हुआ क्या, क्योंकि हम लोग जब वहां पर पहुंचे थे उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका था, सभी सोल्जर्स मर चुके थे, वहां पर कोई भी जिंदा नहीं था। लेकिन मुझे अभी भी वो सीनरी अच्छी तरह से याद है, वहां पर सभी की बॉडीज जो थी वो सेंटर से कटी हुई थी, जैसे किसी ने बड़े से साइड के साथ उनको काटा हो। कि वो लड़की उसे कहती है कि मैंने वहां पर सुना था, जब मैं वहां पर बंदी थी तो मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना था, किसी सोल्जर ने वहां पर मरने से पहले चिल्लाकर कहा था कि टॉप जोन का हंटर जहां पर आया है, लगता है कि टॉप जोन के मर्सनरीज जहां पर आ चुके हैं। बात सुनने के बाद राय और सियोंगा दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो मेयर कहते हैं अब जबकि टॉप जोन के लोग यहाँ पर आए तो इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, यहाँ पर किसी चीज के लिए आए होंगे। तुम्हारा राय कहता है कि सियोंगा मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारे पीछे आए हैं। तो मेयर ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि वो सियोंगा के पीछे क्यों आए होंगे। मेयर को ये बात पता है कि ये फायर बिल्डिंग वुमेन है, यानी कि ये आग क्रिएट कर सकती है, लेकिन मेयर ने अभी तक इस बात को सीक्रेट रखा और किसी दूसरे रेफ्यूजी को इस बारे में पता नहीं चलने दिया। सियोंगा राय से कहती है तो इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी टॉप जोन में जाना चाहती हो। तो राय कहते तो फिर इंतजार किस बात है, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, सीधा टॉप जोन के लिए निकलते हैं। तो वो से कहती है लेकिन हम लोग वहां पर कैसे पहुंच पाएंगे, वहां पर पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए। तो राय कहता है अब यहाँ पर हमें और कौन सी जरूरी चीज चाहिए। तो एल्डर उसे कहता है कि हमें यहाँ पर एक मैप की जरूरत है, अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो तुम्हें एक नक्शा चाहिए होगा, क्योंकि नक्शे के बिना तुम कभी भी टॉप जोन को ढूंढ नहीं सकते। सियोंगा उसे कहती है कि मेयर क्या आपके पास कोई नक्शा है। तो मेयर उसे कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक नक्शा है। तो राय कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जितने भी नक्शे थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जो नक्शे थे वो टॉप जोन के लोग यहाँ से रिट्रीव करके ले चुके हैं ताकि कोई भी टॉप जोन में ना जा सके, हम लोग एक नक्शा कहाँ से लेकर आएंगे। तो वो उसे कहते हैं कि हमारे पास एक नक्शा है, एक ऐसा बंदा उस नक्शे को लेकर आया जो कि टॉप जोन में रहता था और टॉप जोन से यहाँ पर हमारे पास आया है। ये बात सुनने के बाद राय और भी ज्यादा हैरान होता है। तो सियोंगा कहती है कि मैंने उन लोगों के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि वो लोग जो टॉप जोन से यहाँ पर आए थे वो एक हस्बैंड एंड वाइफ है और वो लोग अपने साथ एक वैगन भी लेकर आए थे जिसके अंदर बहुत सारी सप्लाईज थी। फिर उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर वो बंदा खाने और मेडिसिन के अलावा हर एक चीज लेकर आया था, खाने और मेडिसिन के अलावा उसके पास बहुत कुछ था। उस बंदे को हम लोग वार हाउस कीपर कहते हैं क्योंकि उसके पास उसकी वैगन के अंदर जो कुछ सामान था हम लोग आज तक उसी सामान को यूज कर रहे हैं। सियोंगा कहती है कि हम लोग उस बंदे से मिल सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी जाकर उससे बात करनी होगी ताकि हम लोग उसके पास से नक्शा ले सकें। मेयर उसे कहते हैं लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम लोग उसके पास से नक्शा नहीं ले सकते क्योंकि वो किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहता, वो किसी के साथ बात नहीं करता और ना ही अपनी चीजें ऐसे किसी को देता है। लेकिन मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है, हमारे पास एक रास्ता है। तो वो दोनों कहते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास कौन सा रास्ता है। कहते हैं पहले चलो हमें जाकर उससे बात करते हैं, क्या पता बात करने से वो मान जाए। इसी के साथ ही वो लोग उसके साथ बात करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो बुढ़ा आदमी जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, आज के बाद अगर तुम यहाँ पर मुझे दिखाई दिए तो फिर मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि हमारा राय से
कहता है सर हम लोग अच्छे आदमी और यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं चाहते, बस हमें नक्शा चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे मिलिट्री के आदमी की बात क्यों सुनूं, तुम्हारे मिलिट्री के कमीने लोग जो है उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया और मैं यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, इसलिए दफा हो जाओ। इसी के साथ जो बुढ़ा आदमी वहां से भाग जाता है। तो मानो राय कहता है लगता नहीं है कि यहाँ पर दाल गलने वाली है, हमें कुछ और प्लान आजमाना होगा। तो स्योंगा कहती है कि मेयर आपने कहा था कि आपके पास एक रास्ता है, वो रास्ता क्या है, आप कैसे यहाँ पर हमें नक्शा दिलवा सकते हैं। तो मेयर उसे कहता है कि वार हाउस कीपर अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आया था और यहाँ पर आने से पहले उसकी वाइफ जो थी वो खामोश हो चुकी थी और आज तक उसने बात नहीं की। जब से वो यहाँ पर आई है वो चुपचाप है। बेटे के मरने के बाद से ना तो वो बात करती है और ना ही वो हंसती है। इनके बेटे की स्टोरी कुछ यूं है कि जब टॉप जोन के लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें यहाँ पर मिलिट्री के लिए कुछ ऑफिसर्स की जरूरत है तो उन्होंने इसके बेटे को भी रिक्रूट करने का फैसला किया। उन्होंने इसके बेटे को वॉलंटियरली मिलिट्री में ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि वो माफिया के साथ जाकर फाइट कर सके, क्योंकि माफिया के लोग पावरफुल होते जा रहे थे। जैसे ही उनका बेटा वहां पर गया मिलिट्री कैंप में, वहां पर उन लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल फील को झेल नहीं पाया और उसकी बॉडी वहां पर डाउन सिंड्रोम उसकी बॉडी में फैल गया, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। दोनों पेरेंट्स उसके पास गए और जाकर उसके पास बैठकर रोते रहे, लेकिन उसके बाद वो अपने बेटे की डेड बॉडी को वहां पर से लेकर नहीं आ सकते थे कि माफिया के लोगों ने उस जगह के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि माफिया के लोगों ने उस जगह के ऊपर अटैक कर दिया था, इसी वजह से दोनों बुढ़ा बुढ़ी अपने बेटे की डेड बॉडी को भी अपने साथ लेकर नहीं आ सके। मर्चेंट जो था वो अब टॉप जोन में नहीं रहना चाहता था, इसी वजह से उसने अपनी वैगन को लोड किया, अपने सारी की सारी दुकान का सामान अपनी वैगन के अंदर रखा और अपनी वाइफ को लेकर टॉप जोन से निकलकर डेथ जोन में आ गया। लेकिन यहाँ पर आते हुए रास्ते में उसने कागज के ऊपर सारे का सारा नक्शा नोट डाउन कर लिया, क्योंकि वो चाहता था कि कभी अगर दोबारा उसे मौका मिला तो वो उस जगह के ऊपर जाकर अपने बेटे की डेड बॉडी को ढूंढेगा और उसकी कब्र बनाएगा। इसी उम्मीद के ऊपर उसने अपना वो नक्शा बनाया था ताकि उस नक्शे की मदद से वो वापस कभी उस जगह के ऊपर जा सके और अपने बेटे को ले जा सके। उसके वहां पर से आने के बाद उसकी वाइफ ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, यहाँ तक कि उसने इसी जगह के ऊपर यहाँ पर एक कब्र बनाई है और उस कब्र जिसके अंदर कोई लाश भी नहीं है उसके ऊपर बैठकर रोती रहती है। काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल एक ही एक्सप्रेशन रहता है, वो भी सैडनेस का। उसका हस्बैंड हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करता है, वो अजीब अजीब तरीके यूज करता है लेकिन कभी उसे हंसा नहीं पाता। यहाँ पर तुम्हारे पास उसके पास नक्शा लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उसकी वाइफ को हंसाना होगा। अगर तुमने उसकी वाइफ को हंसा दिया तो वो इसके लिए कुछ भी करेगा, वो तुम्हें नक्शा भी दे देगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर अपने इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे, उस औरत को हंसाकर उसके पास से क्या नक्शा ले पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।